Hello dear students and welcome back to my channel. In this video, I'll give you the quick revision for Business Laws, Unit number 2, BCom second semester. So we are going to cover up all the topics including all case studies. The most famous ones would be covered. Unit 2 is Sale of Goods Act and Consumer Protection Act. तो इसका पार्ट 1 पहले समझेंगे. Sale of Goods Act 1930. What is contract of sale? सेल का मतलब है जब एक इंसान गुड्स बेचता है दूसरे इंसान को फॉर अ सर्टेन प्राइस और इन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना आसान होना चाहिए. दे मस्ट बी मूवेबल एंड दे मस्ट ऑल्सो फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड सेल. तो एक प्रॉपर सेल के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? पहले तो दो पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर और एक बायर. गुड्स मूवेबल होने चाहिए, उन गुड्स का एक प्राइस होना चाहिए और ये गुड्स एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए, यानी कि उन गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए और सारे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स भी फॉलो करने चाहिए इस सेल को. थर्ड वन इज सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल. तो जब सेल होती है तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक ओनरशिप जाती है किसी भी गुड की, लेकिन जब एग्रीमेंट टू सेल होता है तब ओनरशिप बाद में ट्रांसफर की जाती है. जब सेल होती है तो एक बायर रिस्क लेता है, लेकिन जब एग्रीमेंट टू सेल होता है तो सेलर को तब तक रिस्क लेना पड़ता है जब तक कि सेल कंप्लीट नहीं हो जाता. जब सेल होती है तब सेल ही प्रेजेंट की डील होती है, लेकिन जब एक एग्रीमेंट टू सेल होता है ये फ्यूचर के लिए एक प्रॉमिस होता है. अब इससे रिलेटेड एक फेमस केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस गेनॉन डंकरली 1958. तो इस केस में एक बिल्डर कंपनी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आती है दैट दे आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग. तो गवर्नमेंट जो है वो चार्ज करना चाहती है सेल्स टैक्स सारे अमाउंट पर, लेकिन जो कंपनी होती है वो कहती है कि हम तो सर्विस बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं जैसे कि सीमेंट्स और ब्रिक्स. सो दैट्स वाई सेल्स टैक्स कैन नॉट बी चार्ज ऑन द होल अमाउंट. ये केस जब कोर्ट में आया तो कोर्ट कहता है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बिल्डर अलग से नहीं बेच रहा गुड्स को, तो सेल्स टैक्स लगाया जा सकता है ओनली ऑन गुड्स नॉट ऑन द सर्विस पार्ट. तो इससे ये समझ में आया है कि जो सेल्स टैक्स होता है वो सिर्फ सर्विसेज पर लगता है और उन गुड्स पर जिन्हें क्लियरली बेचा जाए. नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस एंड वारंटीज. कंडीशन एक मेन प्रॉमिस होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में. अगर इस प्रॉमिस को तोड़ दिया जाए तो जो बायर होता है वो कैंसिल कर सकता है सेल को. और वारंटी एक छोटा सा प्रॉमिस होता है, अगर इसे तोड़ दिया जाए तो बायर पैसे वापस मांग सकता है लेकिन कैंसिल नहीं कर सकता सेल. एक फेमस केस है वॉलिस वर्सेस प्रैट 1910. तो वॉलिस जो है वो सीड्स खरीदता है प्रैट से. तो प्रैट कहता है कि ये कॉमन इंग्लिश सनफॉर्न सीड्स है, लेकिन ये जो सीड्स है वो अलग टाइप के निकलते हैं और ग्रो नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से वॉलिस को नुकसान हो जाता है. जब ये केस कोर्ट में आता है तो कोर्ट कहता है कि ये छोटी गलती नहीं थी, ये एक वारंटी थी, यानी कि एक कंडीशन थी, एक मेजर पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का. तो वॉलिस को पूरा हक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे और अपने पैसे वापस मांगे. तो इस केस से हमने ये सीखा कि मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कंडीशन को ब्रेक किया जाता है जो कि मेन पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो बायर होता है वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को. तो इस केस से हमें पता चला है मेन डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी. नेक्स्ट टॉपिक इज caveat emptor. Let the buyer be aware. So it is important that the buyer must check the product before buying it. तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता अगर बायर जो है वो गलत प्रोडक्ट चूज कर लेता है. अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं टू caveat emptor, यानी कि कौन से वो रीजंस है जिसके लिए एक बायर एक सेलर को ब्लेम कर सकता है. पहला ये कि अगर प्रोडक्ट फिट नहीं है उस वजह के लिए जिसके लिए बायर ने उस प्रोडक्ट को खरीदा था. दूसरा ये कि अगर सेलर बैड क्वालिटीज छुपा ले अपने प्रोडक्ट की, या फिर जो प्रोडक्ट है वो अपने डिस्क्रिप्शन से या फिर सैंपल से मैच नहीं करता, यानी कि जो ऑर्डर किया था उससे कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट आया है. तो इसके बारे में आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि ऑनलाइन जब आप चीज़ों को ऑर्डर करते हैं तो आप जो ऑर्डर करते हैं उससे कभी कभी कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट भी डिलीवर होता है.
तो इसका एक फेमस केस है ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स 1936। तो डॉक्टर ग्रांट इस दुकान से खरीदते हैं एक वुलन की क्लोथिंग, लेकिन उस कपड़े में कुछ बचा हुआ सल्फर लगा हुआ था, यानी कि केमिकल। तो डॉक्टर ग्रांट को पता नहीं था इसके बारे में और वो पहन लेते हैं उस गारमेंट को। फिर उन्हें एक खराब स्किन डिजीज हो जाती है जिसका नाम है डर्माटिटिस, और वो केस फाइल कर देते हैं मैन्युफैक्चरर और सेलर के खिलाफ। जब ये केस कोर्ट में आया तो कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चरर को ख्याल रखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो सेफ है और फिट फॉर यूज है। भले ही डॉक्टर ग्रांट ने डायरेक्टली डील नहीं किया होगा मैन्युफैक्चरर के साथ, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है, तो इसीलिए डॉक्टर ग्रांट जो है वो केस जीत जाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये प्रोडक्ट जो है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी नहीं है, यानी कि ये प्रोडक्ट बेचने के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट इज अनपेड सेलर। अगर किसी सेलर को उसकी फुल पेमेंट नहीं मिलती है तब उसे अनपेड सेलर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो एक सेलर जिसको पेमेंट नहीं मिलती है वो या तो गुड्स को अपने पास ही रख सकता है, या फिर गुड्स अगर रास्ते में है और कंज्यूमर तक पहुंचने ही वाले हैं तो एक सेलर को हक होता है कि वो रोक सके गुड्स को ऑन द वे। सेलर को ये भी राइट होता है कि वो फिर से उन गुड्स को बेच पाए और फाइल भी कर पाए एक केस फॉर पेमेंट। अब इसका एक फेमस केस है ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे को वर्सेस रिचर्डसन 1869। तो एक सेलर गुड्स भेजता है थ्रू द रेलवे, तो बायर तक गुड्स पहुंचने से पहले ही जो बायर है वो बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट बन जाता है, यानी कि उसके पास अब पैसे नहीं है पे करने के लिए। तो जब सेलर को ये बात मालूम पड़ती है तो वो रोक देता है गुड्स को ऑन द वे बाय इन्फॉर्मिंग इन द रेलवे। तो कोर्ट में जब ये केस आया तो कोर्ट ने कहा कि सेलर सही है जो उसने गुड्स को स्टॉप कर दिया। सो बाय दिस केस वी हैव अंडरस्टूड कि जो बायर है अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है और वो पैसे नहीं पे करता है तो सेलर को पूरा राइट है कि वो अपने गुड्स को बायर तक पहुंचने से रोके, चाहे वो ऑन द वे ही क्यों ना हो गुड्स। सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ यूनिट 2। नाउ लेट्स डू पार्ट 2, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ना हु इज अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर वो इंसान होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है और यूज करता है फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर बिजनेस। अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट वन है गुड्स। गुड्स आर नथिंग बट थिंग्स दैट यू बाय लाइक टीवी और क्लोथ्स। सेकेंड इज सर्विस। सर्विस चीजें होती हैं जैसे कि बैंकिंग, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज पर्सन। पर्सन में इंडिविजुअल्स आ जाते हैं और बाकी कंपनीज और फर्म्स। देन कंज्यूमर डिस्प्यूट, यानी कि जब एक कंज्यूमर कंप्लेन करता है अपने गुड्स और सर्विसेज को लेकर। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इस काउंसिल के 3 लेवल्स होते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए: सेंट्रल काउंसिल, स्टेट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये काउंसिल का काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करे कंज्यूमर के राइट्स को और लोगों को एजुकेट करे इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज। अगर कोई कंज्यूमर फेस करता है प्रॉब्लम्स तो वो केस फाइल कर सकता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस डालता है तो उसे अप टू 20 लाख रुपीस आ सकते हैं, ही कैन क्लेम फॉर इट। स्टेट कमीशन में डालता है तो 20 लाख से 1 करोड़ तक। नेशनल कमीशन में डालता है तो 1 करोड़ के ऊपर। अब इसका एक फेमस केस है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता 1995। तो इस केस में वीपी शांता जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर पेमेंट करती हैं अपने इलाज के लिए फॉर हर ट्रीटमेंट, लेकिन उसे प्रॉपर केयर नहीं मिलती है और उसे नुकसान भी पहुंचाया जाता है। और फिर वो कंप्लेन करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और कहती है कि डॉक्टर्स ने उसे बैड सर्विस दी है। तो सवाल ये उठता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या एक सर्विस में आती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो कोर्ट में जब ये केस आया तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, अगर आप पैसे पे करते हो किसी भी हॉस्पिटल में तब आप एक कंज्यूमर बन जाते हो। अगर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बैड सर्विस देते हैं तो आप उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो। लास्ट टॉपिक इज अपील्स। अगर कंज्यूमर हैप्पी नहीं है उसके फैसले के साथ तो वो अपील कर सकता है नेक्स्ट लेवल पर। मींस अगर उसने फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट में अपनी कंप्लेन दी थी तो नेक्स्ट टाइम वो स्टेट में दे सकता है। अगर उसने पिछली बार स्टेट में दी थी,
So next time he can give a national complaint. If he had given a national complaint already, then he can complain to the Supreme Court. So students, this was all about unit number 2. All topics are covered.